हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 19 जुलाई को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है इंडिया एंड अ केस फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इंडिया को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्यों मेंटेन करके रखनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। कंटेक्स्ट समझेंगे कि रिसेंटली इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है क्यों चैलेंज की जा रही है यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के द्वारा। एक मेंस का क्वेश्चन भी तैयार कर लेंगे। बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसको एक बार रीड ज़रूर करना है वीडियो सुनने के बाद भी। बहुत बढ़िया दिया हुआ है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है ग्रीन रिवॉल्यूशन इन मेज़। ये आर्टिकल प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम ट्रेंड के बारे में बात करेंगे, डेटा के बारे में बात करेंगे, मेज़ के प्रोडक्शन के। सो ये प्री के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है मास्को पीरो। ये भी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ट्राइब्स इन न्यूज़ में आपको ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं 2025 प्रीलिम्स में। ये तीनों आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे दी गई होगी। मोर पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट लिंक पे जा करके आप ग्रुप ज्वाइन कर पाएंगे, या फिर सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च करिए, हम आपको मिल जाएंगे। शुरू करते हैं एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है इंडिया एंड अ केस फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 इंटरनेशनल रिलेशन मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होता क्या है, ये सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे। इसके अलावा एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे। तो प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से कवर किया जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? डज इंडिया क्लोज रिलेशन विथ रशिया इम्पैक्ट्स इट्स रिलेशन विथ यूनाइटेड स्टेट्स एंड हार्म इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ठीक, इस तरीके से एक मेंस का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। पूरा आर्टिकल एक बार रीड ज़रूर करना है इसको सुनने के बाद भी, क्योंकि बहुत अच्छा ये आर्टिकल लिखा हुआ है। ठीक, कंटेक्स्ट की बात कर लेते हैं। आर्टिकल शुरू करते हैं। कंटेक्स्ट आप इंट्रोडक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं और एज एन एग्जाम्पल भी यूज़ कर सकते हैं अपनी मेन बॉडी में, है ना। आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं जो कंटेक्स्ट दिया हुआ है कि ये स्टेटमेंट रिसेंटली इनके द्वारा कहा गया था और इसी कंटेक्स्ट में जो है क्या ये सारी चीज़ें पॉसिबल है कि इंडिया जो है और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशन ख़राब हो जाए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हैं और अपने एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं मेन बॉडी में। शुरू करते हैं। 11 जुलाई 2024 को 2 दिन की विजिट के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मॉस्को गए थे। पहली विजिट थी ये जब से यूक्रेन रशिया वॉर हुई है, उसके बाद से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की। और उसी वक्त जो है एरिक गारसेती यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसडर टू इंडिया ने कहा था, इन द टाइम्स ऑफ कन्फ्लिक्ट देयर इज़ नो सच थिंग एज अ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। वी विल इन क्राइसिस मोमेंट नीड टू नो ईच अदर। उन्होंने क्या कहा है कि इस कन्फ्लिक्ट के समय में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वगैरह कुछ भी नहीं होती है। ये क्राइसिस मोमेंट है और इसमें हमें एक दूसरे के साथ रहना और एक दूसरे को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वक्त पे जो है नाटो का समिट हो रहा था जब मोदी जी रशिया में थे और वहाँ जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने कंसर्न्स पब्लिकली एक्सप्रेस किए थे। वी हैव एक्सप्रेस दोज कंसर्न प्राइवेटली डायरेक्टली टू इंडियन गवर्नमेंट एंड कंटिन्यू टू डू सो। जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन है उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने भी रिसेंटली एक डिबेट को ज्वाइन किया था। जो डिबेट थी वो थी अ बेट ऑन रशिया एज लॉन्ग टर्म रिलायबल पार्टनर इज़ नॉट अ गुड बेट। और इसके बाद ये भी रिपोर्ट्स आ रही थी यूनाइटेड स्टेट्स की मीडिया में कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो ऑफिशियल है उन्होंने न्यू दिल्ली को अपनी इस विज़िट को पोस्टपोन करने के लिए कहा था। हालांकि इंडिया जो है अपने जो प्लान बनाए थे उसी के साथ आगे बढ़े और ये विज़िट की, और जिसके कारण जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है और इंडिया के जो एडमिनिस्ट्रेशन है दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया है, थोड़े से रिलेशन ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये आपके क्या हो जाएंगे, कंटेक्स्ट हो जाएंगे। इसे आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में भी और बॉडी में भी। नाउ इंडिया और रशिया के रिलेशन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इंडिया और रशिया दोनों ही एक दूसरे के टाइम एंड टेस्टेड फ्रेंड हैं। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने कोई ब्लॉक ज्वाइन नहीं किया था, ना ही USSR वाला ना ही US वाला। और इंडिपेंडेंट रहना अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इंश्योर करने के लिए वो अलग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाया था।
और उसके बावजूद भी रशिया ने इंडिया को अनकंडीशनल सपोर्ट किया है, चाहे वो वेपन से रिलेटेड इंपोर्ट्स हो, चाहे डिफेंस इक्विपमेंट के इंपोर्ट्स हो। इंडिया जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करवाता था और जो रुपए पैसे देता था वो भी लोकल करेंसी में देता था, डॉलर में पे भी नहीं करता था। तो इतनी सारी रियायतें दी, अनकंडीशनल सपोर्ट किया स्ट्रैटेजिक मुद्दों में कश्मीर में। तो कहीं ना कहीं इंडिया को ज़्यादा ट्रस्ट किस पे है? रशिया के ऊपर है, और वो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, आज भी स्ट्रैटेजिक पार्टनर, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? इंडिया की जो रिलेशन है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी अच्छे होने लगे, इम्प्रूव होते चले गए, और इंडिया के बहुत अच्छे अभी रिलेशन पिछले कुछ सालों में हो गए हैं। नाउ रशिया और यूक्रेन वॉर होने से प्रॉब्लम शुरू हो गई है कि अब जो है यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया और रशिया रिलेशन को किस तरीके से देख रहा है कि कहीं ना कहीं जो वॉर चल रही है रशिया की, वो इंडिया मदद कर रहा है। कैसे मदद कर रहा है उस वॉर को कंटिन्यू करने में? इंडिया पैसे दे रहा है। इंडिया जो है ऑयल, रशियन जो ऑयल है उसको इंपोर्ट कर रहा है सस्ते दामों में। तो यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है कि आप किसी भी तरह के रिलेशन रशिया के साथ नहीं रखिए, लेकिन इंडिया जो है अपना नेशनल इंटरेस्ट सर्व करने में लगा है, और जो वेस्टर्न कंट्री की ये लाइन है इसको वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए अभी जो रिलेशन है पिछले 1-2 सालों में यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के, वो थोड़े कमज़ोर और ख़राब होते हुए दिख रहे हैं। नाउ बात कर लेते हैं कि ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होता क्या है ना। तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा, इससे भी आप शुरू कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। चीज़ें क्लियर है? सिंपल डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट इज दैट कंट्री शुड बी एबल टू मेक डिसीजन दैट बेस्ट सर्व देयर नेशनल इंटरेस्ट। ठीक, तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि कंट्री ऐसे डिसीजन ले सके जो सिर्फ और सिर्फ उसका नेशनल इंटरेस्ट सर्व कर रहा हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ पुल्स एंड प्रेशर फ्रॉम अदर पार्टीज एंड अदर कंट्रीज। चाहे कोई कंट्री आपको बोल रही हो कि नहीं नहीं आप ये नहीं कर सकते, चाहे दूसरी कंट्री आप पे प्रेशर बना रही हो, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रही हो, उसके बावजूद भी अगर आप सिर्फ अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फॉरेन पॉलिसी परस्यू कर रहे हैं, उसे आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो आपकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहलाएगी। देयर आर 2 एलिमेंट्स इन दिस कंसेप्ट। फर्स्ट क्या है? इनहेरेंट कन्विक्शन दैट अ नेशन इज कैपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजन दैट सर्व हिज इंटरेस्ट। तो सबसे पहले तो आपके अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए नेशन के अंदर कि भाई हाँ, मैं अपने जो है डिसीज़न अपने लिए बेस्ट लेने के लिए मैं सक्षम हूँ। सबसे पहले तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और दूसरा नेशन के पास विल होना चाहिए कि अगर प्रेशर आएगा, क्राइसिस सिचुएशन होगी, तो भी वो अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इंश्योर कर पाएगा, और उसके लिए उसको रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो रिसोर्सेज की भी यहाँ पर उसके पास इतने रिसोर्सेज होने चाहिए कि वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन कर सके। सो इफ इंडिया इज नॉट एबल टू टेक ऑटोनॉमस फॉरेन पॉलिसी डिसीजन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ क्राइसिस और कन्फ्लिक्ट्स, इट इज़ नॉट एक्सरसाइजिंग इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। सो अगर इंडिया जो है कन्फ्लिक्ट और क्राइसिस मोमेंट में ऑटोनोमस फॉरेन पॉलिसी डिसीजन नहीं ले पा रहा है, किसी के दबाव में डिसीजन ले रहा है, तो वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज ही नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के इवोल्यूशन के बारे में। ठीक, तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमेशा सेंटर में रहा है। हमेशा इंडिया ने इंश्योर किया है कि वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को फॉलो करे इन वन फॉर्म और अदर, वेदर इट इज़ कॉल्ड नॉन अलाइनमेंट, मल्टी अलाइनमेंट, मल्टी डायरेक्शनल फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन इंडिया ने हमेशा इंश्योर किया है कि वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इंश्योर और मेंटेन करते चले रहे। अब इंडिपेंडेंस के बाद देखें तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी, लोगों ने कहा कि बहुत ही ज़्यादा आइडियलिस्टिक थी, और जो करंट पावर पॉलिटिक्स के करंट्स हैं उसे वो प्रॉपर समझ नहीं पाई। लेकिन उसके बावजूद भी नेहरू जी ने 2 ब्लॉक बने थे, यूएसएसआर और यूएस, दोनों को ज्वाइन करने से मना कर दिया, थर्ड ब्लॉक बनाया, और थर्ड वर्ल्ड की कंट्री का उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। ठीक, बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ को डीकॉलोनाइज़ किया, और वो सारी की सारी कंट्रीज़ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहलाई, और उन्होंने अपनी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन की और इंश्योर की टू सम एक्सटेंट। सो इंडिया ने इनिशियल ईयर्स में कम्युनिस्ट ब्लॉक और कैपिटलिस्ट ब्लॉक दोनों से डिस्टेंस बनाकर रखा था। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंडिया बिल्कुल न्यूट्रल था और कोई डिसीजन मेकिंग नहीं लेता था। इंडिया डिसीजन लेता था केस बाय केस पे, और इंडिया को जो लगता था कि जो नेशनल इंटरेस्ट में है उसके प्लस
जो सही है उन्हीं को इंडिया सपोर्ट करता था। अगर कोई इशू में यूनाइटेड स्टेट्स सही है तो इंडिया यूएस को सपोर्ट करता था, अगर रशिया गलत कर रहा है तो रशिया को कंडेम करता था। तो इनिशियल ईयर्स में इंडिया की ये पोजीशन इंडिया ने मेंटेन करके रखी थी। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ने न्यू ट्रीटी अलायंसेस बनाना शुरू किया, नाटो बनाया, एशिया में भी ट्रीटी अलायंसेस शुरू किया जिसका नाम है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीटो, सेंटो, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए और पाकिस्तान इसका मेंबर बना। चाइना धीरे धीरे यूनाइटेड स्टेट्स के करीब जाने लगा 1970s में। इंडिया बांग्लादेश वॉर हुई थी और उस वॉर के बाद से इंडिया और सोवियत संघ के, इंडिया और रशिया के रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। उस समय यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना जो शिप है वो भेज दिया था, नेवल शिप, और रशिया ने भी अपना नेवल शिप इंडिया के फेवर में भेजा था। तो उसी के बाद से इंडिया के रिलेशन काफ़ी स्ट्रांग हुए रशिया के साथ। तो यहाँ पर रशिया के साथ संबंध गहरे ज़रूर हुए, लेकिन इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को फोरफिट नहीं किया। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि इंडिया ने जो भी रशिया बोलेगा उसको वो सपोर्ट करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से ही डिसीजन मेकिंग कर रहा था। उसके बाद कम्युनिस्ट ब्लॉक कोलैप्स हो गया और धीरे धीरे इंडिया का जो है इंटीग्रेशन ग्लोबल इकोनॉमी में बढ़ता चला गया एलपीजी रिफॉर्म के बाद, और फिर वेस्टर्न कंट्री के साथ भी इंडिया के संबंध बेहतर होते चले गए। नेक्स्ट आपका जो पीरियड था वो कौन सा था, यूनाइटेड स्टेट्स जो है अकेला पावर बचा, यूनिपोलर जो है सिस्टम रह गया पूरे वर्ल्ड में, ठीक। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें फिर बदली, और फिर चीज़ें जब बदली तो कई सारी पावर जो है धीरे धीरे राइज हुआ उनका। जैसे कि इंडिया भी खुद इटसेल्फ एक रीजनल पावर है, स्ट्रॉन्ग रीजनल पावर इन इंडिया ओशियन, है ना, इंडियन ओशियन और इंडो पैसिफिक रीजन, हम ये तो मान ही सकते हैं। इसके अलावा रशिया जो है धीरे धीरे रिवाइव हो रहा है और बहुत ज़्यादा चैलेंज कर रहा है वेस्टर्न यूरोपियंस कंट्री को, स्पेशली मिलिट्रीली अगर हम देखें तो। चाइना का राइज तो आप जानते ही हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स तो ऑलरेडी सुपर पावर था ही। तो धीरे धीरे हमें मल्टीपोलर वर्ल्ड देखने को मिल रहा है। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड में सभी कंट्री के साथ इंडिया एंगेजमेंट कर रहा है और इंश्योर कर रहा है कि उसके पास ऑटोनॉमी रहे खुद के डिसीजन मेकिंग लेने की, किसी भी कंट्री के प्रेशर में वो कोई भी फॉरेन पॉलिसी के डिसीजन ना ले, ये इंडिया जो है इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है। तो बाय एंड लार्ज जो है इंडिया वांट्स टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन ग्रेट पावर्स विदाउट जॉइनिंग एनी अलायंस सिस्टम, एंड फॉर दिस मेंटेनिंग इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज एसेंशियल। सो एट जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो कितना ज़्यादा एसेंशियल है आप इस स्टेटमेंट से समझते हैं। इंडिया जो है सारी पावर के साथ अपने रिलेशन बैलेंस करके चलना चाहता है विदाउट जॉइनिंग एनी मिलिट्री अलायंस, है ना। तो कहीं ना कहीं जो यूनाइटेड स्टेट है और क्वाड जो बनाया गया है वो एक मिलिट्री अलायंस बाद में जाके बने, यही सोचकर बनाया गया है। इनिशियली तो ये इनफॉर्मल जो है ब्लॉक बनाया गया है, लेकिन एक कहीं ना कहीं सोच यही है कि ये ब्लॉक आगे चल के एक मिलिट्री अलायंस बन सकता है अगेंस्ट चाइना। सो इंडिया की अभी तक के अप्रोच यही है कि भाई हम किसी के अगेंस्ट में कोई ब्लॉक नहीं बना रहे हैं, कोई अलायंस नहीं कर रहे हैं। हमारे जो भी डिसीजन होंगे हमारे वो खुद के होंगे, हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होंगे, और हम अब इंडिपेंडेंटली तरीके से हर केस के हिसाब से डिसीजन लेंगे। नाउ रशिया के बारे में और थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। अब रशिया जो है इंडिया को सस्ते क्रूड ऑयल दे रहा है, तो इंडिया क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं लेगा। इंडिया को अगर सस्ता ऑयल मिल रहा है तो इंडिया जो है ये जो अपॉर्चुनिटी मिली थी रशिया और यूक्रेन वॉर से, इंडिया ने तुरंत दोनों हाथों से इस अपॉर्चुनिटी को लिया और चीप प्राइसेस में क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करना शुरू किया। इंडिया का जो डिफेंस रिलेशनशिप है, डिफेंस पार्टनरशिप है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चरल है। रशिया इज़ द सोर्स ऑफ ओवर 40% ऑफ इंडिया डिफेंस इंपोर्ट एंड 86% ऑफ इंडियाज़ मिलिट्री इक्विपमेंट इज़ ऑफ रशिया ओरिजिन, है ना। तो ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया की जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो बहुत ज़्यादा गहरी है रशिया के साथ। रशिया जो है इंडिया के 40% डिफेंस इंपोर्ट का अभी भी सोर्स है, और 86% जो है इक्विपमेंट अभी भी इंडियन मिलिट्री के रशिया से ही आ रहे हैं। मेंटेनेंस का काम भी रशिया ही करता है। सो इतनी गहरी पार्टनरशिप,
एकदम से तो अनडन नहीं हो सकती कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला कि अरे चलो चलो तुम लोग छोड़ दो, इनके साथ दोस्ती मत रखो। तो ये वैसा वाला सिस्टम तो है नहीं कि किसी और ने बोल दिया तो आपका जो पुराना बहुत पुराना बेस्ट फ्रेंड है वो आप उसको छोड़ दो, है ना। ये होता है कई बार, नए दोस्त बन जाते हैं तो नए दोस्त बोलते हैं अब तू उसके साथ जाएगा क्या, ना, इनसिक्योरिटी आ जाती है। तो वही वाली चीज़ है, लेकिन हम पुराने दोस्त को तो नहीं छोड़ सकते, वो भी दैट टू ओवरनाइट, तो पॉसिबल ही नहीं है। और रशिया जो है इम्पॉर्टेंट पार्टनर है स्पेशली कॉन्टिनेंट एशिया में, जहाँ पर इंडिया यूरेशियन पावर के साथ काम कर रहा है फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस, कनेक्टिविटी एंड टैकलिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो स्ट्रैटेजिकली भी रशिया इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिफेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीज़ों का अगर हम देखें तो रशिया को इतना आसानी से छोड़ देना इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को सर्व नहीं करता है। चीज़ें क्लियर। लेकिन अभी अभी थोड़ा सा इशू हो रहा है किसके साथ, रशिया और इंडिया के रिलेशनशिप में भी, इसलिए ये विजिट इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। चाइना और रशिया धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं और ये चीज़ इंडिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। इंडिया बिल्कुल नहीं चाहता कि रशिया जो है वेस्ट कंट्री से बिल्कुल कट ऑफ कर ले, और अगर बिल्कुल कट ऑफ करेगा तो किसकी गोद में जाके गिरेगा, चाइना की गोद में जाके गिरेगा। और मॉस्को भी ये नहीं चाहेगा कि वो अपने सारे एक्स, है ना, अपने जितने भी उसके पास तीर कमान है ना, तरकश में, वो सारे के सारे चाइना के हाथ में जाके सौंप दे। ये बिल्कुल नहीं करना चाहेगा, एक ही पावर पर वो रिलाई नहीं होना चाहेगा। इफ़ इंडिया वर पार्ट ऑफ एनी अलायंस सिस्टम सच एज जर्मनी फॉर एग्जाम्पल which had to silently accept the destruction of Nord Stream pipeline, which it parts own, India would not have the strategic space to pursue its partnership with Russia while staying a close partner of the West. Here, autonomy plays a major important role. अगर इंडिया ने भी जर्मनी का एग्जाम्पल दिया है कि अगर अलायंस, किसी के साथ अलायंस बना लेता या यूएस के ग्रुप में चले जाता तो इंडिया भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन नहीं कर पाएगा और अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएगा। जैसे कि यहाँ पर जर्मनी का एग्जांपल दिया है, जर्मनी नाटो का हिस्सा है, मिलिट्री अलायंस का, यूनाइटेड स्टेट्स के, ठीक है। तो यहाँ पर जर्मनी को नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन का डिस्ट्रक्शन करना पड़ा, NS1 का डिस्ट्रक्शन करना पड़ा, NS2 का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, वो कंस्ट्रक्शन रुक गया। सो बेसिकली जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मनी और रशिया को ये जोड़ती है और रशिया से सारे जो क्रूड ऑयल है वो इसी पाइपलाइन के थ्रू जर्मनी एंड देन सारे यूरोप में जाते हैं। तो बहुत स्ट्रैटेजिक और बहुत इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है, उसका डिस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है। ये आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। NS1 और NS2 2 साल से न्यूज़ में है, अभी तक के नहीं आया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका पॉइंट है, इसको आप जो है 2-3 लाइन में इसके बारे में लिखेंगे, कहाँ से कनेक्टिविटी होती है ना, रशिया और जर्मनी के बीच में। एग्जैक्ट सिटी का भी नाम याद रखेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ भी पूछ लेता है, वैसे जनरली आपको यही पूछा जाएगा कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन किन किन कंट्री के बीच में है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो इतना ही बस याद रखें, जर्मनी और रशिया के बीच में। सो ये पाइपलाइन को डिस्ट्रक्शन करना पड़ा क्योंकि नाटो के जितने बाकी अदर कंट्री हैं उन्होंने इन पे प्रेशर डाला, जबकि ये नेशनल इंटरेस्ट बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रहा है जर्मनी का। नाउ यूएस का जो माइंडसेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स इसको, इंडिया की जो चॉइस है फॉरेन पॉलिसी चॉइस, इसे बहुत अनफ्रेंडली मानता है। उनका माइंडसेट कहीं ना कहीं अभी कोल्ड वॉर वाला माइंडसेट ही है और यूनिपोलर जो पावर है वो अभी अपने आप को समझ रहे हैं। उनका मतलब ये है कि भाई अगर तुम हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हो इसका मतलब तुम हमारे अगेंस्ट में हो, और इस माइंडसेट के साथ मल्टीपोलर वर्ल्ड में सरवाइव नहीं किया जा सकता। इंडिया कोई डिसरप्टिव पावर नहीं है, कोई रिविजनिस्ट पावर नहीं है। इंडिया मल्टीलेटरल ग्लोबल ऑर्डर को सपोर्ट करती है और इंटरनेशनल सिस्टम को मोर रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहती है, which has to be aligned with geopolitical reality of present time, है ना। जैसे कि इंडिया चाहता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म होना चाहिए, IMF में रिफॉर्म होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक में रिफॉर्म होना चाहिए, और जो बाकी कंट्रीज़ हैं अफ्रीका की, एशिया की, इंडिया इटसेल्फ ये चाहता है कि उनका रिप्रेजेंटेशन इन ऑर्गेनाइजेशन में बढ़े। तो इंडिया जो है कोई ग्लोबल ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर रहा है। इंडिया मल्टीपोलर जो ऑलरेडी प्रेजेंट ऑर्डर है उसी में रिप्रेजेंटेशन और इम्प्रूव करना चाहता है, जो न्यूली और अभी जो राइज हो रही है पावर उनका। चीज़ें क्लियर है। सो इंडिया वांट्स टू इम्प्रूव सिस्टम वेयर इट्स वॉइस एंड दैट ऑफ ग्लोबल साउथ वुड बी हर्ड विद अ ग्रेटर इंटरेस्ट। इंडिया ऐसा सिस्टम बनाना चाहता है जहां इंडिया की वॉइस भी और ग्लोबल साउथ की वॉइस भी ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ सुनी जाए।
India strategic autonomy does not call for isolationism. It calls for greater engagement with different power center rooted in informed national interest. तो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो आइसोलेशनिज्म को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि इंडिया अपने आप को आइसोलेट कर लेगा और बाकी किसी कंट्री का सपोर्ट नहीं करेगा, बिल्कुल सेम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जैसे मैंने आपको बताया था, वहाँ पर भी इंडिया जो है न्यूट्रल नहीं था, यहाँ पर भी इंडिया न्यूट्रल नहीं रहेगा। मल्टीपल कंट्री के साथ मल्टीपोलर वर्ल्ड में एंगेजमेंट करता रहेगा और अपना नेशनल इंटरेस्ट सर्व करता रहेगा। ये बेसिकली इंडिया की यहाँ पर क्या है, फॉरेन पॉलिसी है। फॉर देम इट इज़ अ पॉजिटिव सम गेम वेयर एवरीवन गेन्स। फॉर एग्जांपल, इंडिया एनर्जी ट्रेड विद मॉस्को मेड श्योर दैट रशियन क्रूड kept flowing into the market, helping steady global oil prices. Its close cooperation with Russia can also act as a speed breaker in Moscow-Cauchy alliance with China, which the West sees as the only revisionist power that has the capability to rewrite the existing global order. So अगर हम देखें तो ये जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है ये ज़ीरो सम गेम नहीं है, जहाँ पर एक पार्टी अगर गेन कर रही है तो दूसरे के कॉस्ट में। ये एक पॉजिटिव सम गेन है जहाँ पर हर कोई गेन कर सकता है। जैसे कि इंडिया का जो एनर्जी ट्रेड है, एग्जांपल के तौर पे देखें तो मॉस्को के साथ एनर्जी ट्रेड है, उसके कारण ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में जो ऑयल की कीमतें हैं वो कम हुई है, तो सभी को बेनिफिट मिल रहा है इस ट्रेड का। इसके अलावा इंडिया का जो कॉपरेशन है रशिया के साथ, कहीं ना कहीं रशिया और इंडिया को करीब रखा हुआ है और रशिया पूरी तरीके से चाइना के गोद में जाके नहीं बैठा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूनाइटेड स्टेट रशिया और चाइना के इस अलायंस को एक ये मानता है कि ये जो है जो ग्लोबल ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में जा कर के काम कर सकते हैं और जो कैपिटलिज्म चल रहा है उसके अगेंस्ट में जाके कम्युनिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। सो बेसिकली इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने में इंडिया का बहुत बड़ा यहाँ पर रोल दिखाई दे रहा है। सो इट्स अ पॉजिटिव सम गेम, ज़ीरो सम गेम नहीं है, सभी को यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है इंडिया के और रशिया के टाइज अच्छे होने से। अनफॉर्चुनेटली इंडिया पार्टनर इन द वेस्ट हु आर एजिटेटेड ओवर न्यू दिल्ली रशिया टाइज, इट एम्फेसिस ऑन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी डू नॉट अप्रिशिएट द बिगर पिक्चर। दिस इज द यूनिपोलर मेंटेलिटी, यू आर आइदर विथ अस और अगेंस्ट अस। सो यहाँ पर जो यूनाइटेड स्टेट्स वाले हैं उन लोग बिगर पिक्चर नहीं देख रहे हैं, उनकी अभी भी मेंटेलिटी वही है कि या तो आप हमारे साथ हो या तो आप हमारे अगेंस्ट हो। लेकिन उनको समझने की ज़रूरत है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में दो ब्लॉक बना के नहीं रख सकते, अब अलग अलग पावर का राइज हो रहा है और जो ग्लोबल ऑर्डर है उसमें चेंजेस की ज़रूरत है, रिफॉर्म की ज़रूरत है, उसे दोबारा से बदला नहीं जाएगा, लेकिन सारी पार्टीज़ के साथ यूनाइटेड स्टेट्स को एंगेजमेंट करने की ज़रूरत है और सबकी सेंसिटिविटी और डिफरेंस को समझने की ज़रूरत है। ये हमारा पूरा आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ग्रीन रिवॉल्यूशन इन मेज़। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर डेटा और ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे। डेटा ट्रेंड्स आपको प्रीलिम्स में पूछा जाता है, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम मेज़ क्रॉप के बारे में बात करेंगे, इसका प्रोडक्शन पिछले कुछ सालों में किस तरीके से बढ़ा है, किस तरीके से एक अनदर ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है मेज़ में, इसकी चर्चा की जाएगी और कैसे हुआ है इसे भी समझेंगे। शुरू करते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में दिया हुआ है कंटेक्स्ट। यहाँ देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था 1960 में और MS स्वामीनाथन ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था। वहाँ से अपन ने HYV सीड्स लेकर आए थे, हाइब्रिड वैरायटी सीड्स, और उसके बाद राइस और व्हीट में अच्छा खासा प्रोडक्शन बढ़ गया। अभी रिसेंटली एक और रिवॉल्यूशन हुआ है, किसमें, मेज़ में। बिटवीन 99-2000 एंड 23-24 इट्स एनुअल आउटपुट हैज़ मोर देन ट्रिपल्ड फ्रॉम 11.5 टू ओवर 35 मिलियन टन्स विथ एवरेज पर हेक्टेयर यील्ड राइजिंग फ्रॉम 1.8 टू 3.3 टन्स। सो अगर हम यहाँ देखें तो पिछले 22 से 23 सालों के बीच में जो प्रोडक्शन है वो 3 टाइम इंक्रीज़ हुआ है। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है फैक्चुअल प्रीलिम्स के लिए। और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है, पहले 1.8 टन प्रति हेक्टेयर प्रोडक्शन हुआ करता था, अब ये बढ़ करके 3.3 टन पर हेक्टेयर प्रोडक्शन हो गया है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आपका ट्रेंड हो जाएगा। यहाँ पर 11.51 है 99-2000 में और फिर धीरे धीरे ये इंक्रीज़ हो रहा है 15, 19, 21, 24, 28, 31
और फिर देन यहाँ पर 35.67। सो अगर हम देखें तो स्टेडली इंक्रीज़ हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कभी वो गिरा नहीं है प्रोडक्शन, बीच बीच में किसी साल कम भी हुआ है, लेकिन अगर बाय एंड लार्ज देखें तो स्टेडली इंक्रीज़ ही हो रहा है पिछले 24-25 सालों में। चीज़ें क्लियर है? सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मेज़ के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। अनलाइक राइस एंड व्हीट, हार्डली अ फिफ्थ ऑफ इंडियाज मेज़ प्रोडक्शन इज़ यूज फॉर डायरेक्ट ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, तो मेज़ को हम डायरेक्टली ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। मैक्सिमम 20% जो प्रोड्यूस हुआ है ना, प्रोडक्शन का 20%, इसे ही बस यूज़ किया जाता है डायरेक्ट ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। लगभग 60% जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पर जाता है? पोल्ट्री बर्ड्स और लाइफ स्टॉक को फीड कराने में। ठीक है, उनके लिए जो खाना वाना की व्यवस्था है वो मेज़ के थ्रू ही की जाती है, फीड स्टॉक की तरह ये काम करता है। सो डायरेक्टली ये जो बर्ड्स हैं, पोल्ट्री बर्ड्स, ये कंज्यूम करते हैं, और अपन लोग जो है इन्हीं चीज़ को कैसे कंज्यूम कर रहे हैं? इनडायरेक्ट तरीके से। चिकन खा रहे हो, एग खा रहे हो, मिल्क पी रहे हो, तो मिल्क, चिकन और एग, इसके थ्रू हमें मेज़ जो है इनडायरेक्टली हम कंज्यूम कर रहे होते हैं। और मार्केट रेडी बॉयलर weighing 2 to 2.5 kg consume some 4 kg of feed during its rearing cycle, effectively making the chicken we eat maize with wings. सो बेसिकली जो आप बॉयलर चिकन खाते हो वो अगर 2 से 2.5 किलो का है तो वो लगभग 4 किलो मेज़ अपने रीरिंग साइकिल के समय में कंज्यूम करता है। तो वो कहीं ना कहीं चिकन को क्या बना दिया है? मेज़ विथ विंग्स। तो ये थोड़ी सी फ़नी लाइन है, पर हाँ ठीक है, आपको इनडायरेक्टली आप क्या कंज्यूम कर रहे हो? चिकन खा रहे हो तो मेज़ कंज्यूम कर रहे हो। मेज सप्लाइज कार्बोहाइड्रेट, द प्रिंसिपल एनर्जी सोर्स फॉर पोल्ट्री एंड लाइफ स्टॉक। तो मेज़ जो है आपका क्या सप्लाई कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट सप्लाई करता है, जो कि प्रिंसिपल एनर्जी सोर्स है पोल्ट्री एंड लाइफ स्टॉक का। फूड एंड फीड अपार्ट, 14 to 50% ऑफ इंडिया मेज़ यूटिलाइजेशन इज़ फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। ठीक है, 14 से 15 जो मेज़ का प्रोडक्शन है, 15% मेज़ का प्रोडक्शन कहाँ जा रहा है? इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जा रहा है। मेज़ ग्रेन में 68 से 72% स्टार्च होता है, 1 से 3% जो है अदर सिंपल कार्बोनेट्स होते हैं। और स्टार्च की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होती है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। टेक्सटाइल में यूज़ होता है, पेपर में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में इसमें स्टार्च इस्तेमाल होता है। सो मेज़ का जो है हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी। रिसेंटली जो प्रोडक्शन बढ़ाने का पर्पस है वो ये भी है कि जो मेज़ है उसे एज अ अल्टरनेटिव की तरह ट्रीट किया जा रहा है इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। जब शुगर क्रशिंग सीज़न नहीं रहेगा, जब शुगर केन अवेलेबल नहीं रहेगा, उस समय में एज अ अल्टरनेटिव मेज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। जनरली जो FCI है वो राइस को डाइवर्ट कर देती थी और राइस के थ्रू इथेनॉल प्रोडक्शन किया जा रहा था, लेकिन फूड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इसको रोक दिया गया, ये जो डाइवर्जन था राइस का इथेनॉल प्रोडक्शन में, और उसकी जगह जो है अब मेज़ का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है और मेज़ को एज अ अल्टरनेटिव देखा जा रहा है। उसके लिए एक नई वैरायटी ऑफ मेज़ तैयार किया गया है रिसेंटली IARI ने। ARI has bred India first Vexi maize hybrid with high amylopectin starch content, making it better suited for ethanol production. So India Agriculture Research Institute के द्वारा एक हाइब्रिड मेज़ तैयार किया गया है जिसमें एमाइलोपेक्टिन स्टार्च कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई है। अभी इसके बारे में और बात करेंगे, और इससे इथेनॉल प्रोडक्शन और आसान हो जाता है। इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा सूट करेगा ये वाला पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ मेज़। द स्टार्च इन मेज़ इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 पॉलीमर्स। फर्स्ट है स्ट्रेट चेन अमाइलोस और दूसरा है बॉन्डेड इन ब्रांच चेन एमाइलोपेक्टिन। नॉर्मल अगर हम मेज़ की बात करें तो उसमें जो नॉर्मल मेज़ स्टार्च है उसमें लगभग 30% एमाइलोस होता है और 70% एमाइलोपेक्टिन होता है। द स्टार्च फ्रॉम IARI वेक्सी मेज़ हाइब्रिड हैज़ 93.9% एमाइलोपेक्टिन। ठीक, तो जो अभी हाइब्रिड तैयार किया गया है उसमें लगभग 94% एमाइलोपेक्टिन की मात्रा रहेगी और 6% केवल एमाइलोस की।
अमाइलोस स्टार्च इम्पार्ट्स हार्डनेस इन द ग्रेन वाइल द अमाइलोपेक्टिन कॉसेज सॉफ्टनेस। तो ये जो आपका अमाइलोज है वो ग्रेन को हार्ड बनाता है और अमाइलोपेक्टिन उसे शॉर्ट बनाता है। दैट इन टर्न अफेक्ट स्टार्च रिकवरी एंड फर्मेंटेशन रेट। सो ये सॉफ्टनेस और हार्डनेस कहीं ना कहीं क्या अफेक्ट करती है, स्टार्च की रिकवरी अफेक्ट करती है ना। स्टार्च कितना परसेंट है मेज़ में, लगभग 68 से 70% के अराउंड है, और जो इसकी रिकवरी हो पाती है वो केवल 58 से 62% के अराउंड हो पाती है। लेकिन जो हाइब्रिड तैयार किया गया है इसमें 71 से 72% स्टार्च है और इसकी कंप्लीट रिकवरी 68 से 70% के आसपास हो जाती है। सो स्टार्च हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इथेनॉल प्रोडक्शन करने के लिए, इसलिए इसकी रिकवरी इंपॉर्टेंट है। तो और सॉफ्ट भी रहेगा तो ग्राइंडिंग करने में भी आसानी होगी। तो ये बेसिकली आपका मेज़ का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और इसलिए इसके प्रोडक्शन को लगातार बढ़ाया जा रहा है। ये चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है। बाकी ऐसा आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का इसमें बहुत बड़ा रोल है, बस यही लिखा हुआ है ना। तो ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है, ये जो दूसरा रिवॉल्यूशन हुआ है बेसिकली मेज़ रिवॉल्यूशन, इसमें प्राइवेट सेक्टर ने भी बहुत बड़ा रोल अदा किया है। ठीक, सब कुछ सरकार ने नहीं किया। तो ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए अगर आपको इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था, प्रीलिम्स वाला ही आर्टिकल है। इसमें एज सच मेंस के बारे में शायद ही आपसे कुछ पूछा जाए। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है मार्को पीरो। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ट्राइब्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड के अंदर जो है पूछा जा सकता है 2025 में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आर्टिकल से, है ना। तो ये थीम है, ट्राइब्स के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ट्राइब जब भी न्यूज़ में आती है उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। अगर मैंने नहीं ले पाया आर्टिकल तो भी एक बार ज़रूर देख लेंगे कि ये ट्राइब आई है, और ज़्यादा कुछ नहीं, बस कौन सी ट्राइब है, कहाँ पर है, उसकी क्या खास बात है ना। ये जो अतरंगी सी ट्राइब्स होती हैं इनके बारे में पूछ लिया जाता है। इंडिजिनस राइट एनजीओ सर्वाइवल इंटरनेशनल, ठीक, तो ये भी पूछ सकते हैं। सर्वाइवल इंटरनेशनल क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है पूछा गया था, सर्वाइवल इंटरनेशनल भी पूछ सकते हैं। इट्स एन एनजीओ has released rare pictures of the Marco Piro tribes, people in the southeastern Peru, one of the world 100 odd अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स। ठीक, सो बेसिकली ये एक ऐसी ट्राइब है जिससे किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट मेन स्ट्रीम से नहीं रखा गया, मतलब ना गवर्नमेंट ने कॉन्टैक्ट रखा है और ना ही आसपास के लोगों ने इनसे कोई कॉन्टैक्ट रखा है। तो ये वन ऑफ द फ्यू 100 अनकॉन्ट्रैक्टेड ट्राइब में से एक है, और ये जो एक रेयर पिक्चर देखने को मिली है नदी में नहाते हुए इस ट्राइब की। दिस इनक्रेडिबल इमेज शो दैट अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ अनकॉन्टैक्ट मार्को पिरो पीपल लिविंग जस्ट अ फ्यू माइल्स फ्रॉम वेयर द लॉगर आर पाइज टू स्टार्ट ऑपरेशन। ठीक, तो ये चूँकि अमेजॉन बेसिन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर टिम्बर ऑब्वियसली काटा जाएगा, तो यहाँ पर लॉगर्स कंपनियाँ बहुत सारी इस्टेब्लिश की जाती है ना, कटाई होती है लकड़ियों की, है ना। आपने देखा होगा लकड़ी मिल इस तरीके से शॉ मिल कर देखा होगा जिसमें कटाई वगैरह होती है टिम्बर की। तो ये कंपनियाँ जो है इसी आइलैंड के आसपास लगाई जाने वाली हैं, और ये जो एनजीओ है ये इसका घोर विरोध कर रहा है, बोल रहा है कि ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर इन मेकिंग है, ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर है। अब इस ट्राइब के बारे में इंपॉर्टेंट बस पढ़ना है कि ये ट्राइब की खासियत क्या है, क्यों न्यूज़ में है एंड ऑल, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ठीक, तो इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। ऑलमोस्ट ऑल अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स लिव इन द जंगल ऑफ अमेजन एंड साउथ ईस्ट एशिया। जितनी भी अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब है या तो वो अमेजन बेसिन में रह रही हैं, अमेजन के जंगलों में, या फिर साउथ ईस्ट एशिया में। मार्को पिरो पॉसिबली नंबरिंग मोर देन 750 आर बिलीव टू बी द लार्जेस्ट ऑफ सच ट्राइब्स। जितनी भी अनकॉन्टेक्ट ट्राइब है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर किसी का है, मार्को पिरो का ही है। दिस नोमैडिक hunter gatherers live in Amazon jungle of Madre de Dios region close to Peru border with Brazil and Bolivia. So Brazil, Bolivia and Peru, इसके जो अमेज़न के जंगल हैं वहाँ पर ये ट्राइब आपको मिलेगी। इट्स अ नोमैडिक हंटर गैदरर्स। ठीक, तो इधर उधर घूमने वाले नोमैडिक ट्राइब है, और जो शिकार होता है जानवरों का वो करके अपना पेट भरते हैं। चीज़ें क्लियर है। द पेरू गवर्नमेंट हैज़ फॉरबिडन ऑल कॉन्टैक्ट विद द मार्को पिरो fearing the spread of disease among the population to which it has no immunity। जो गवर्नमेंट है, सरकार, उनने बिल्कुल कांटेक्ट इनसे ख़त्म कर दिया है। कोई मेन स्ट्रीम से इनसे कांटेक्ट नहीं रखेगा क्योंकि उन्हें डर है कि हो सकता है कि ये लोगों को बीमारी लग जाए जिसकी इम्यूनिटी, जिसके लिए इनके शरीर की जो इम्यूनिटी है वो पर्याप्त नहीं है, और ये जो पॉपुलेशन है वो एक्सटिंक्ट भी हो सकती है। द ट्राइब इज़ वेरी रिक्लूसिव, ओनली ओकेशनली कॉन्टेक्टिंग द नेटिव बट कॉन्टेक्टेड याइन पीपल।
ठीक। सो ये जो ट्राइब है ये भी किसी से कांटेक्ट नहीं रखती, सिर्फ अपने ही अपने में रहती है। बस कभी कभी जो है याइन पीपल के साथ इनके कांटेक्ट, ठीक है। याइन भी एक तरह की ट्राइब है। तो ये बेसिकली आपका क्या है, आपकी जो ट्राइब है मास्को पिरो वो हो जाएगी। इस ये जो फोटो है ये मनु रिवर की है, और ये मनु रिवर के बारे में पता होना चाहिए ना। मनु रिवर कहाँ पर है, पेरू की रिवर है। कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी आ जाता है तो एक आर्टिकल से कुछ भी ऐसे उठा के दे देते हैं। तो मनु रिवर आपकी पेरू में है, ये भी आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से लिख लेना है यार, बस और तो कुछ नहीं है इस आर्टिकल में। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।